हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 16 यानी चोर दरवाजे के पार के आखिरी हिस्से से। परंतु नेविल को फर्श पर ऐसे छोड़ना उन्हें कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं लग रहा था। वे इतने परेशान थे कि हर मूर्ति की छाया उन्हें फ्लीच की तरफ लग रही थी और हवा की हर आहट उन्हें अपनी तरफ आते प्लीविस की आवाज लग रही थी। पहली सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने देखा कि मिसेस नॉरिश ऊपर की तरफ घूम रही है। अच्छा, मैं उसे लात मार दूं? सिर्फ एक बार, रॉन हैरी के कान में फुसफुसाया। परंतु हैरी ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वे मिसेस नॉरिश के पास से सावधानी से चढ़े, उसने अपनी लैम्प जैसी आंखें उनकी तरफ मोड़ी, परंतु कुछ नहीं किया। उन्हें तब तक कोई और नहीं मिला जब तक कि वे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर नहीं पहुंच गए। प्लेविज बीच रास्ते में लटका हुआ था और गलीचे को ढीला कर रहा था ताकि लोग फिसल जाए। जब वे उसकी तरफ बढ़े तो उसने अचानक कहा, कौन है? उसने अपनी दुष्ट काली आंखें सिकोड़ी। हालांकि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो। क्या तुम भूत पिशाच हो या कोई जीन जानवर हो? वो हवा में ऊपर उठा और वहां तैरते हुए उनकी तरफ घूरता रहा। अगर कोई अदृश्य चीज यहाँ घूम रही है तो फ्लिच को बुलाना चाहिए। मुझे बुलाना ही चाहिए। हैरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। प्लेविज, उसने कर्कश फुसफुसाहट में कहा, खूनी नवाब किसी कारण से अदृश्य होकर घूम रहे हैं। प्लेविज को इतनी जोर का झटका लगा कि वो हवा में लगभग गिर गया। वो समय रहते संभल गया और सीढ़ियों से 1 फुट ऊपर तैरने लगा। बहुत अफसोस है महामहिम नवाब साहब सर, उसने मक्खन लगाने वाली आवाज में कहा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने आपको नहीं देखा। जाहिर है मैंने नहीं देखा। आप अदृश्य जो है। प्लेविज के छोटे से मजाक को माफ कर दीजिए सर। मुझे यहाँ पर काम है प्लेविज, हैरी फटे बांस जैसी आवाज में बोला। इस जगह से आज रात दूर रहो। मैं ऐसा ही करूंगा सर, मैं निश्चित रूप से ऐसा ही करूंगा। प्लेविज ने दोबारा हवा में ऊपर उड़ते हुए कहा। आशा है आपका काम सफल होगा नवाब साहब, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और वो वहां से तेजी से बढ़ लिया। बहुत अच्छे हैरी, रॉन फुसफुसाया। कुछ पल बाद वे लोग वहां पहुंच गए, तीसरी मंजिल के गलियारे के बाहर, और दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। ये देखो, हैरी ने धीरे से कहा, स्नेप पहले ही फ्लफी के पार चला गया है। खुले दरवाजे को देखकर अचानक उन तीनों को एहसास हुआ कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। चौके के नीचे हैरी बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। अगर तुम वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, उसने कहा। तुम चोगा वापस ले जा सकते हो, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। बेवकूफी की बात मत करो, रॉन ने कहा। हम भी चल रहे हैं, हरमाइनी बोली। हैरी ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजे की आवाज आई, एक धीमी गरजती घोराहट उनके कानों में पड़ी। कुत्ते की सभी 3 नाकें उनकी दिशा में पागलों की तरह सूंघ रही थी। हालांकि वे उन्हें देख नहीं सकता था। इसके पैरों में क्या है? हरमाइनी फुसफुसाई। ऐसा लगता है जैसे कोई बीन है। रॉन ने कहा, स्नेप इसे यहाँ छोड़ गया होगा।
जैसे ही संगीत बजना बंद होगा, ये उसी पल जाग जाएगा, हैरी ने कहा। तो फिर संगीत शुरू। उसने हैग्रिड की बांसुरी को अपने होठों से लगाया और फूंक मारी। सच कहा जाए तो ये कोई सुरीली धुन नहीं थी, परंतु संगीत की पहली तान से ही जानवर की आंखें झुकने लगी। हैरी ने सांस तक नहीं ली। धीरे धीरे कुत्ते की गुर्राहटें रुक गई। वो अपने पौजों पर लड़खड़ाया और घुटनों के बल गिरा। फिर वो जमीन पर लुढ़का और गहरी नींद में सो गया। बजाते रहो, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी जब वे चौगे से बाहर निकलकर चोर दरवाजे की तरफ बढ़े। कुत्ते के दैत्याकार सिरों के पास से गुजरते समय वे उसकी गर्म बदबूदार सांस को महसूस कर सकते थे। मुझे लगता है कि हम लोग दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाएंगे, रॉन ने कुत्ते के पीछे झांकते हुए कहा। तुम पहले जाना चाहते हो हरमाइनी? नहीं, मैं नहीं। ठीक है। रॉन ने अपनी दांत किटकिटाए और सावधानी से कुत्ते के पैरों के ऊपर से निकल गया। वो झुका और उसने चोर दरवाजे का छल्ला खींचा, जो ऊपर उठा और दरवाजा खुल गया। तुम्हें क्या दिख रहा है? हरमाइनी ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है, हमें सीधे नीचे कूदना पड़ेगा। हैरी अब भी बांसुरी बजा रहा था। उसने रॉन का ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ हिलाया और खुद की तरफ इशारा किया। तुम पहले जाना चाहते हो क्या सचमुच? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जानता ये कितना गहरा है। बांसुरी हरमाइनी के दे दो ताकि वो उसे सुलाए रख सके। हैरी ने बांसुरी उसे दे दी। कुछ पल की इस खामोशी के दौरान कुत्ता हिला और गुर्राया, परंतु जैसे ही हरमाइनी ने बांसुरी बजाना शुरू किया, वो फिर से गहरी नींद में सो गया। हैरी उसे लांघता हुआ गया और उसने चोर दरवाजे में नीचे देखा। तहलटी का कोई और चोर नहीं दिख रहा था। उसने अपने आप को छेद में से नीचे किया। जब तक कि वो अपनी उंगलियों के बल नहीं लटकने लगा, फिर उसने रॉन की तरफ देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे मत आना। सीधे उल्लू खाने में जाना और हेडविग को डंबलडोर के पास भेज देना। ठीक है? ठीक है, रॉन ने कहा। आशा है 1 मिनट में मिलेंगे। और हैरी अपने आप को छोड़ दिया। ठंडी नम हवा के पास से गुजरी जब वो नीचे और नीचे गिरता गया और फिर थप। एक अजीब दबी आवाज के साथ वो किसी नर्म चीज पर गिरा। वो उठा और उसने चारों तरफ टटोला क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में देख नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह के पेड़ पर बैठा हुआ था। सब ठीक है। खुला चोर दरवाजा उसे डाक टिकट के आकार का दिख रहा था और उसने उसकी रोशनी की तरफ देखकर कहा, यह नर्म जगह है, तुम नीचे कूद सकते हो। रॉन तत्काल कूद गया। वो हैरी के पास में ही पसर गया। ये क्या है? उसके पहले शब्द थे। पता नहीं, किसी तरह का पेड़ लगता है। मुझे लगता है यहाँ पर इसलिए है ताकि गिरने पर चोट न लगे। चलो आ जाओ हरमाइनी। दूर से आता संगीत थम गया। कुत्ता जोर से भौंका, परंतु हरमाइनी पहले ही कूद चुकी थी। वो हैरी के दूसरी तरफ कूदी। हम लोग स्कूल से मीलों नीचे होंगे, उसने कहा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये पेड़ है, रॉन ने कहा। किस्मत अच्छी है? हरमाइनी चीखी। तुम दोनों अपनी तरफ देखो तो सही। वो ऊपर उछली और जूझते हुए एक गीली दीवार की तरफ बढ़ी। उसे इसलिए जूझना पड़ा क्योंकि जिस पल वो कूदी थी, वो पेड़ उसके ढकनों के चारों तरफ सांप की तरह लताएं जमाने लगा था। जहां तक हैरी और रॉन का सवाल था,
उनके पैर पहले ही बड़ी लताओं के कसकर बच चुके थे और उन्हें पता तक नहीं चला था। पैर उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाए इससे पहले ही हरमायनी ने अपने आप को छुड़ा लिया। वो दहशत से देख रही थी कि उनके दोनों दोस्त पैर की चोंगुल से बचने के लिए बेहोश जोर से रहे थे, परंतु वे उसे जितना लड़ते थे वो उतनी ही तेजी से उनके चारों तरफ कसकर लिपटता जा रहा था। हिलो मत, हरमायनी ने उन्हें आदेश दिया। मैं जानती हूँ ये क्या है, ये शैतानी फंदा है। अरे बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका नाम जान गए। इससे बहुत मदद मिली, रॉन ने चीख कर कहा। वो पीछे की तरफ झुका हुआ था और कोशिश कर रहा था कि पैर उसकी गर्दन पर अपनी लताएं न लपेट पाए। चुप रहो, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे कैसे मारा जाए, हरमायनी बोली। अच्छा जल्दी करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, हैरी ने हाँफते हुए कहा और वो पैर के साथ कुश्ती लड़ने लगा जो उसके सीने के चारों तरफ सिकंजा कस रहा था। शैतानी फंदा, प्रोफेसर स्प्राउट ने क्या कहा था? ये अंधेरे और नमी को पसंद करता है। तो फिर आग जलाओ। हैरी का गला रूठ गया था। हाँ सही है, पर हमारे पास लकड़ी नहीं है, हरमायनी ने अपने हाथ मलते हुए चीखी। क्या तुम पागल हो गई हो? रॉन पूरी ताकत से चीखा। तुम जादूगरनी हो या नहीं? हो कैसे नहीं, हरमायनी ने कहा और उसने अपनी छड़ी झटके से बाहर निकाली तथा उसे हिलाकर कुछ बुदबुदाया। फिर उसने पैर पर भी उसी तरह की नीली लपटों का प्रयोग किया जिस तरह की लपटों का प्रयोग उसने स्नेप पर किया था। कुछ ही पल में हैरी और रॉन ने महसूस किया कि पैर की लताओं की पकड़ ढीली हो रही है और पैर रोशनी तथा गर्मी से दूर सिकुड़ता जा रहा था। सिकुड़ते और अंदर घुसते हुए उसने उनके शरीर को छोड़ दिया और वे उसके चंगुल से छूटकर बाहर आ गए। हरमायनी, हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ध्यान देती हो, हैरी ने कहा जब वो अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए उसके पास दीवार के किनारे तक आया। हाँ, रॉन ने कहा, और हमारी किस्मत अच्छी है कि हैरी संकट में अपनी बुद्धि नहीं खोता। हमारे पास लकड़ी नहीं है, कसम से। इस रास्ते से, हैरी ने पत्थर के एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो आगे बढ़ने का एक लौता रास्ता था। अपने कदमों की आहट के अलावा उन्हें सिर्फ दीवार पर नीचे गिरते पानी की हल्की कलकल सुनाई दे रही थी। गलियारा उन्हें नीचे की तरफ ढलान में ले गया और हैरी को ग्रीन गार्ड की याद आ गई। उसके दिल को तेज झटका लगा जब उसे उन ड्रैगनों की याद आई जो जादूगरों के बैंक में तिजोरियों की रक्षा कर रहे थे। अगर उन्हें कोई ड्रैगन मिल गया, एक बड़ा ड्रैगन, नॉर्वर्ट के बारे में ही उनका अनुभव बहुत बुरा था। क्या तुम्हें कोई सुनाई दे रहा है? रॉन फुसफुसाया। हैरी ने सुना ऊपर से सरसराहट और झनझनाहट की हल्की आवाजें आ रही थी। क्या तुम्हें लगता है ये कोई भूत है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये पंखों की आवाज है। आगे रोशनी है, मुझे कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। वे लोग गलियारे के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने तेज रोशनी से भरा एक कमरा था जिसकी छत मेहराबदार थी। उसमें रत्नों की तरह चमकते छोटे पक्षी भरे थे जो पंख फड़फड़ाते हुए एक दूसरे से टकराते हुए कमरे में चारों तरफ उड़ रहे थे। कमरे की दूसरी तरफ लकड़ी का एक भारी दरवाजा था। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम कमरे को पार करेंगे तो वे हम पर हमला कर देंगे? रॉन ने कहा। शायद, हैरी ने कहा। वे बहुत खूंखार तो नहीं दिख रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि अगर उन सब ने इकट्ठे हमला किया, खैर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं दौड़ लगाता हूँ।
उसने अपनी गहरी सांस ली, हाथों से अपना चेहरा ढका और कमरे के पार दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद थी कि किसी भी पल तेज चोंच और पंजे उसे खींचने लगेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो दरवाजे तक सकुशल पहुंच गया। उसने हैंडल खींचा, परंतु उस पर ताला लगा था। बाकी दोनों उसके पीछे आए। उन्होंने दरवाजे को खींचा और धक्का दिया, परंतु वो हिलने को भी तैयार नहीं था। तब भी नहीं जब हरमाइनी ने अपने अलोम हमरा मंत्रों का प्रयोग किया। आप क्या करें, रॉन ने कहा। ये पक्षी, ये हाँ सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं हो सकते, हरमाइनी बोली। उन्होंने ऊपर उड़ते पक्षियों को देखा। वे चमक रहे थे, परंतु क्या चमक रहा था? ये पक्षी नहीं है, हैरी ने अचानक कहा। ये तो चाबियां है, पंख लगी चाबियां। ध्यान से देखो। तो इसका मतलब है, उनसे कमरे में चारों तरफ देखा। जब बाकी दोनों लोग चाबियों के झुंड को देख रहे थे। हाँ देखो, जादुई झाड़ुएं रखी है। हमें चाबी को पकड़कर दरवाजे में लगाना है, परंतु यहाँ पर तो सैकड़ों चाबियां हैं। रॉन ने दरवाजे पर लगे तालों की जांच की। हमें एक पुरानी सी बड़ी, शायद चांदी की जैसा ये हैंडल है, चाबी की तलाश करना है। तीनों ने एक एक जादुई झाड़ू उठा ली और हवा में ऊपर उठकर चाबियों के बादल के बीच उड़ने लगे। उन्होंने झपट कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु जादुई चाबियां इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उन्हें पकड़ना लगभग असंभव लग रहा था। हैरी 100 सालों में सबसे कम उम्र का खोजी यूं ही नहीं था। उसमें ऐसी चीजें देखने की काबिलियत थी जो दूसरों को नहीं दिखती थी। एक मिनट एक इंद्रधनुष पंखों के तूफान में उड़ने के बाद उसने चांदी की एक बड़ी सी चाबी देखी, जिसका पंख मुड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले भी किसी ने पकड़ा हो और चाबी के छेद में बेदर्दी से डाला हो। वो बाली, हैरी ने उन दोनों को बताया। वो बड़ी बाली वहां पर नहीं, वहां चमकने नीले पंखों वाली, जिसके एक तरफ से पंख मुड़े हैं। रॉन उस दिशा में तेजी से गया जिधर हैरी इशारा कर रहा था। छत से टकराया और अपनी झाड़ू से लगभग गिर गया। हमें इसे मिलकर घेरना होगा, हैरी बोला। वो मुड़े पंख वाली चाबी पर से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था। रॉन, तुम उसके ऊपर जाओ। हरमाइनी, इसके नीचे रहो और इसे नीचे जाने से रोको, और मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अभी। रॉन ने गोता मारा। हरमाइनी ऊपर की तरफ उछली। चाबी ने दोनों को चकमा दिया और हैरी उसके ठीक पीछे चल दिया, वही दीवार की तरफ तेजी से उड़ी। हैरी आगे झुका और एक बुरी सी तेज आवाज के साथ उसने उसे एक हाथ से दीवार पर दबोच लिया। रॉन और हरमाइनी की खुशी से चकती आवाजें ऊंचे कमरे में चारों तरफ गूंजने लगी। वे तेजी से नीचे उतरे और हैरी दरवाजे की तरफ भागा। चाबी उसके हाथ में फड़फड़ा रही थी। उसने उसे ताले से घुसाया और घुमाया। वो लग गई। जिस पल ताला खुला, चाबी दोबारा उड़ गई और अब वो बुरी तरह घायल दिख रही थी, क्योंकि उसे 2 बार पकड़ा जा चुका था। तैयार? हैरी ने बाकी दोनों से पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उन लोगों ने सिर हिलाया। उसने दरवाजा खींचकर खोला। अगले कमरे में इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था, परंतु जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, कमरे में अचानक रोशनी हो गई और उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वे लोग शतरंज के एक बड़े बोर्ड के किनारे पर काले मोहरों के पीछे खड़े थे, जो सभी उनसे ऊंचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काले पत्थर से तराशा गया था। उनके सामने कमरे में काफी दूरी पर सफेद मोहरें थी। हैरी,
रॉन और हरमानी थोड़े कांपे। ऊंचे सफेद मोरों के चेहरे नहीं थे। अब हम क्या करेंगे? हैरी फुसफुसाया। ये स्पष्ट है नहीं क्या? रॉन ने कहा। हमें खेलते हुए कमरे के पार जाना है। सफेद मोहरों के पीछे उन्हें एक और दरवाजा दिख रहा था। कैसे? हरमाइनी ने घबराते हुए कहा। रॉन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें शतरंज के मोहरे बताना पड़ेगा। वो एक काले घोड़े के पास गया और उसने घोड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तत्काल पत्थर में जान आ गई। घोड़े ने जमीन पर टप मारी और घोड़सवार ने अपना हेलमेट लगा सिर नीचे झुकाकर रॉन की तरफ देखा। क्या हमें पार जाने के लिए आपके साथ शामिल होना पड़ेगा? काले घुड़सवार ने सहमति में सिर हिलाया। रॉन बाकी दोनों की तरफ मुड़ा। इसके लिए सोचना पड़ेगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें 3 काले मोहरों की जगह लेनी चाहिए। हैरी व हरमाइनी शांत रहे और रॉन को सोचते हुए देखते रहे। आखिरकार उसने कहा, आप तुम लोग बुरा मत मानना, परंतु तुम दोनों को ही इतनी जल्द अच्छी शतरंज नहीं आती। हम बुरा नहीं मानेंगे, हैरी ने जल्दी से कहा। हमें सिर्फ ये बता दो कि हमें क्या करना है। ठीक है हैरी, तुम उस ऊंट की जगह ले लो और हरमाइनी तुम उसके बगल में उस हाथी की जगह पर चली जाओ और मैं घोड़ा बनूंगा, रॉन ने कहा। ऐसा लगा जैसे शतरंज के मोहरे उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों पर एक घोड़ा, एक ऊंट और एक हाथी सफेद मोहरों की तरफ पीठ करके मुड़े और बोर्ड के बाहर चल दिए। वे अपने पीछे 3 खाली जगह छोड़ गए, जहां हैरी, रॉन और हरमाइनी खड़े हुए। शतरंज में सफेद मोहरे हमेशा पहली चाल चलते हैं, रॉन ने कहा और बोर्ड को देखा। हाँ देखो, एक सफेद प्यादा 2 घर आगे बढ़ गया था। रॉन ने काले मोहरों को आदेश देना शुरू किया। मोहरे चुपचाप वहां चले जाते थे जहां वो उन्हें भेजता था। हैरी के घुटने कांप रहे थे। अगर वे हार गए तो क्या होगा? हैरी, दाहिने तरफ 4 घर तिरछी चलो। उन्हें पहला असली सदमा तब लगा जब उनका दूसरा घोड़ा पीट गया। सफेद वजीर ने उसे फर्श पर पटक दिया और खींचकर बोर्ड से दूर रख दिया, जहां वो औंधे मुंह खामोश पड़ रहा। मैंने जानबूझकर ऐसा होने दिया, रॉन ने कहा, जो थोड़ा विचलित दिख रहा था। इसे तुम उस ऊंट को मार सकती हो। हरमाइनी, आगे बढ़ो। हर बार जब भी उनका कोई मोहरा पीटता था, सफेद मोहरे कोई दया नहीं दिखाते थे। जल्दी ही दीवार के पास बेहोश काले मोहरों की लाइन लग गई। 2 बार रॉन ने समय रहते देख लिया कि हैरी और हरमाइनी खतरे में थे। वो खुद बोर्ड पर कूदता हुआ गया और उसने लगभग उतने ही सफेद मोहरे मार डाले जितने काले मोहरे उन्होंने गवाए थे। हम लोग लगभग वहां पहुंच गए हैं, वो अचानक बुदबुदाया। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। सफेद वजीर ने अपना भावहीन चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। हाँ, रॉन ने धीरे से कहा, यही एक लौती रास्ता है, मुझे मरना होगा। नहीं, हैरी और हरमाइनी चिल्लाए। ये शतरंज है, रॉन ने पलटकर कहा। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा और वजीर मुझे पीट देगा। इसके बाद तुम राजा को शाद दे सकोगे हैरी। परंतु तुम स्नेप को रोकना चाहते हो या नहीं? रॉन, देखो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो पत्थर पर पहले ही कब्जा जमा लेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तैयार? रॉन ने पूछा। उसका चेहरा पीला परंतु संकल्प से भरा था। मैं चलता हूँ और हाँ, एक बार तुम जीत जाओ तो ज्यादा देर मत लगाना। वो आगे बढ़ा और सफेद वजीर ने उस पर झपट्टा मारा।
उसने रॉन के सिर पर अपने पत्थर के हाथ से इतना तेज वार किया कि वो फर्श पर लुढ़क गया। हरमाइनी चीखी, परंतु वो अपने चौखाने में खड़ी रही। सफेद वजीर ने रॉन को घसीटकर एक तरफ रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो गया था। कांपते हुए हैरी बाएं तरफ 3 घर चला। सफेद राजा ने अपना मुकुट उतारा और हैरी के कदमों में डाल दिया। वे जीत गए थे। शतरंज के मोहरे सिर झुकाते हुए अलग हट गए। आगे जाने वाले दरवाजे का रास्ता अब खाली था। रॉन की तरफ एक बार निराशा से देखने के बाद हैरी और हरमाइनी दरवाजे से होते हुए भागकर अगले गलियारे तक गए। क्या होगा अगर उसे कुछ नहीं होगा? हैरी ने खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा? हमने स्प्राउट के जादू को पार कर लिया है, यानी शैतानी फंदा। पिकविक ने चाबियों पर जादू किया होगा। मैकगोनागल ने शतरंज के मोहरों को जिंदा करने के लिए उनका रूप बदला होगा। अब क्लिरिल का जादू बचता है और स्नेप का। वे लोग अगले दरवाजे तक पहुंचे। ठीक है, हैरी फुसफुसाया, आगे बढ़ो। हैरी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। एक बुरी सी बदबू उनके नथुने में भर गई, जिसकी वजह से दोनों को अपनी नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। पानी भरी आंखों से उन्होंने देखा कि उनके सामने फर्श पर एक दैत्य पड़ा था, जो उससे भी बड़ा था जिससे उनकी भिड़ंत हुई थी। इस दैत्य के सिर पर खून भरा घुमट था। मुझे खुशी है कि हमें इसे नहीं लड़ना पड़ा, हैरी फुसफुसाया जब उन्होंने सावधानी से उसके विशालकाय पैर को लांधा। चलो, मुझसे तो सांस लेते नहीं बन रहा था। उसने अगला दरवाजा खींचकर खोला। दोनों की ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि देखे आगे क्या है, परंतु उसके अंदर कोई बहुत डरावनी चीज नहीं थी। सिर्फ एक टेबल थी जिस पर 7 अलग अलग आकार की बोतलें एक लाइन में रखी थी। स्नेप का जादू, हैरी ने कहा। हमें क्या करना होगा? उन्होंने जैसे ही दहलीज पार की, तुरंत उनके पीछे वाले दरवाजे के सामने आग जलने लगी। ये सामान्य आग नहीं थी, बल्कि जामुनी रंग की आग थी। इसी क्षण आगे जाने वाले दरवाजे में काली लपटें उठने लगी। वे फंस चुके थे। देखो, हरमाइनी ने बोतलों के पास रखा कागज का एक रोल उठाया। उसे पढ़ने के लिए हैरी ने हरमाइनी के कंधों के ऊपर से झोंका। खतरा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे सुरक्षा। अगर खोज पाओ तो हम में से 2 करेंगे तुम्हारी सहायता। हम 7 में से 1 ले जाएंगे तुम्हें आगे, दूसरी पीने वाले को ले जाएगी पीछे। हम में से 2 में सिर्फ नेटल वाइन है भरी। हम में से 3 में मौत लाइन में छुपकर है खड़ी। चुन लो अगर तुम यहाँ पर हमेशा नहीं रहना चाहते लाचार। चुनाव में मदद के लिए हम देते हैं ये सुराग 4। पहला, जहर कितनी भी चतुराई से छुपने की कोशिश करे, हमेशा मिलेगा उल्टे हाथ पर नेटल वाइन की। दूसरा, दोनों सिरों पर जो बोतलें हैं वह अलग ही है, परंतु आगे जाने के लिए वे तुम्हारे दोस्त नहीं है। तीसरा, जैसा तुम देख सकते हो अलग सबका आकार है, ना सबसे छोटी ना सबसे बड़ी, के अंदर मौत का समान है। चौथा, बाई और दाई तरफ से दूसरी स्वाद में जुड़वा है, हालांकि वे पहली नजर में दिखती अलग है। हरमाइनी ने एक लंबी सी आह भरी और हैरी ये देखकर हैरान रहेगा कि वो मुस्कुरा रही थी। ये वो आखिरी चीज थी जो वो उस समय करने के मूड में था। बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने कहा। ये जादू नहीं है, ये तर्क शक्ति की परीक्षा है। एक पहेली है,
बहुत से महान जादूगर में रत्ती भर भी तर्क शक्ति नहीं होती। वे यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाते, और हम लोग भी फंसे रहेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, हरमाइनी ने कहा। हमें जिसकी जरूरत है वो सब यहाँ इस कागज पर लिखा है। 7 बोतलें हैं, 3 में जहर है, 1 में शराब है, 1 हमें काली आग के पार सुरक्षित ले जाएगी और 1 जामुनी आग में से पीछे ले जाएगी। परंतु हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी पीना चाहिए? मुझे 1 मिनट सोचने दो। हरमाइनी ने कागज को कई बार पढ़ा, फिर वो बोतलों की लाइन के सामने इधर से उधर घूमती रही और उनकी तरफ इशारा करते हुए बुदबुदा रही। आखिरकार उसने ताली बजाई। समझ में आ गया, उसने कहा। सबसे छोटी बोतल हमें काली आग के पार यानी पत्थर की तरफ ले जाएगी। हैरी ने छोटी बोतल की तरफ देखा। इसमें तो सिर्फ हम में से एक के लिए ही पर्याप्त रस है। उसने कहा, ये तो मुश्किल है, 1 घूंट होगा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सी तुम्हें जामुनी लपटों के पार ले जाएगी? हरमाइनी ने लाइन में दाएं किनारे पर रखी गोल बोतल की तरफ इशारा किया। तुम इसे पी लो, हैरी ने कहा। नहीं, सुनो, वापस जाओ और रॉन को ले लो। उड़ने वाली चाबियों के कमरे से जादुई झाड़ी उठाओ और झाड़ू की मदद से तुम लोग चोर दरवाजे से बाहर निकलकर फ्लेपी के पार निकल जाना। सीधे उल्लू खाने जाओ और हेडविग को डम्बलडोर के पास भेज दो। हमें उनकी जरूरत है। मैं स्नेप को कुछ समय तक तो रोक सकता हूँ, परंतु सच कहा जाए मैं उसकी टक्कर का नहीं हूँ। परंतु हैरी, मान लो अगर तुम जानते हो कौन भी उसके साथ हो। किस्मत एक बार मेरा साथ दे चुकी है ना? हैरी ने अपने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। किस्मत दोबारा मेरा साथ दे सकती है। हरमाइनी के होठ कांपे। वो अचानक हैरी की तरफ लपक कर आई और उसने अपनी बाहों से भर लिया। हरमाइनी, हैरी, तुम जानते हो तुम कमाल के जादूगर हो। जब हरमाइनी ने उसे छोड़ा तो हैरी ने बुरी तरफ शर्माते हुए कहा, उतना अच्छा नहीं जितनी तुम हो। मैं, हरमाइनी ने कहा, किताबें और चतुराई, दुनिया में इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, दोस्ती और बहादुरी। और हैरी, अपना ध्यान रखना। पहले तुम पियो, हैरी ने कहा। तुम्हें भरोसा है कि इस बोतल में क्या है ना? बिल्कुल, हरमाइनी ने कहा। उसने कोने वाली गोल बोतल में एक लंबा घूंट पिया और कांपी। इसमें जहर तो नहीं है? हैरी ने चिंता से पूछा। नहीं, परंतु ये बर्फ नहीं है। जल्दी जाओ, इससे पहले कि इसका असर खत्म हो जाए। गुड लक, अपना ध्यान रखना, जाओ। हरमाइनी मुड़ी और सीधे जामुनी लपटों के बीच से होते हुए चली गई। हैरी ने गहरी सांस खींची और सबसे छोटी बोतल उतारी। वो काली लपटों का सामना करने के लिए मुड़ा। मैं आ रहा हूँ, उसने कहा और छोटी बोतल को एक घूंट में पूरा पी डाला। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बर्फ बह रही थी। उसने बोतल नीचे रखी और आगे चल दिया। उसने हिम्मत जुटाई, देखा कि काली लपटें उसके शरीर को चूम रही थी, परंतु उसे उनका पता नहीं चला। एक पल के लिए तो उसे काली आग के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वो दूसरी तरफ पहुंच गया, आखिरी कमरे में। वहां पर कोई पहले से ही था, परंतु वो स्नेप नहीं था, वो वोल्डेमॉर्ट भी नहीं था।